चलिए समझ लीजिए आप लोग, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये जो दूर वाला बच्चा है इंग्लैंड अमेरिका वाला ना, लक्ष्मीपुर वाला, वो सब देख लेगा ऐसे ही पढ़ लेगा। देखो सबसे पहले सुबह में आप लोग को बताए थे एलपीजी की नीति। भारत में 1991 में आर्थिक संकट आया था, तो आर्थिक संकट के समय मनमोहन सिंह को उस समय वित्त मंत्री बनाया गया था। मनमोहन सिंह नीति बनाए कि कैसे भारत बाहर निकलेगा आर्थिक संकट से, तो उसी में एलपीजी का नीति अपनाया गया। एल से लाइबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। लाइबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, ठीक है। एकदम उदारीकरण की नीति को सरकार अपनाई। किसी भी कंपनी को आने जाने में रोकी नहीं, कही कि आप लोग आइए यहाँ प्लांट लगाइए, जिनको जो जो बिजनेस करना है लगाइए, ठीक है। मान लो कोई कंपनी बिजनेस किया, 50 करोड़ कमाया यहाँ पर, तो उसमें से 2 करोड़ टैक्स ले लेता था सरकार, तो उससे सरकार को फायदा था, ठीक है। उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जब सरकार करने लगी, जैसे बैंक हो गया, चाहे कोई चीज़ हो गया, रेलवे, सबको प्राइवेट कर दिया गया, तो उससे लोग मेहनत करने लगा, तो उत्पादन बढ़ गया, ठीक है। और लास्ट है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण हम लिखा भी दिए कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था का निर्बाध रूप से प्रवाह होता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के सभी अर्थव्यवस्था का समन्वय एवं एकीकरण किया जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कमाने खाने के लिए जो काम करता है ना, रुपया पैसा की व्यवस्था के लिए जो काम करता है, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थ माने रुपया, व्यवस्था माने उसका इंतजाम करें, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था तो पूछेगा ही, वैश्वीकरण पूछेगा ही आपके परीक्षा में। अच्छा, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या आ जाएगा? कृषि, खेती बाड़ी, उद्योग, ठीक है। जैसे 1960-70 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई थी, पढ़ाए थे हरित क्रांति 1966-67 में। 1965 में अकाल पड़ गया था। 1962 में जब भारत चीन में लड़ाई हुआ ना, उस समय अपने भारत में थोड़ा सा अकाल पड़ गया था, अन्न अनाज का कमी हो गया था। तब प्रधानमंत्री लोग बुलाए, लाल बहादुर शास्त्री लोग बोले कि कोई व्यवस्था कीजिए, देश में उत्पादन बढ़े खेती का। तो उसके लिए हरित क्रांति लाया गया, तरह तरह के एकदम खाद, नया नया वैरायटी का बीज मंगाया गया विदेश से, और खेती बाड़ी शुरू हुआ, तो हरित क्रांति है। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, बता दीजिए तो? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, माने दूध के उत्पादन से, ठीक है। अच्छा, वैश्वीकरण आप समझ गए? तो वैश्वीकरण के अंदर सब आ जाएगा, खेती, उद्योग, कोई भी काम, ठीक है। तो वैश्वीकरण का मतलब है सरकार सब देश विदेश सबसे एकदम मिल गया कि पूरे संसार का अर्थव्यवस्था जो है सब मिल के एक साथ चलेगा, ठीक है। इसीलिए वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था का निर्बाध रूप से प्रवाह होता है, समन्वय होता है, उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है WTO। एक WTO, एक WHO, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन किसे कहते हैं? तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाता है तथा इनकी देखभाल करता है। और WHO क्या है? तो WHO एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है, स्वास्थ्य, ठीक है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में कितना आदमी, आज भी दक्षिण अफ्रीका में इतना गरीबी है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और गरीबी बहुत है, तो वहाँ पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा दुनिया के लोग मिल के उसमें पैसा जमा करते हैं, अरबों में रुपया जमा होता है, कुछ अरब रुपया अफ्रीका के भलाई के लिए चल जाता है। किसी दूसरे देश से अनाज खरीद दिया जाएगा और अफ्रीका भेज दिया जाएगा कि वहाँ के लोग कम से कम थोड़ा स्वस्थ रहे। जैसे पोलियो बीमारी अफ्रीका में चला ना, भारत में चला, तो भारत में WHO पोलियो चलाया, पोलियो का दवा 2 में पीता था, तो वही पोलियो था, पोलियो गिराती हैं, ठीक है। तो पोलियो था, पोलियो उन्मूलन, ये सब कौन चलाता है? WHO। देखता है कि इस देश में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रहा है, जैसे कोरोना फैला, तो कोरोना का जो टीका हुआ उसको अप्रूव कौन किया? यही, ठीक है। ये अप्रूव WHO जब करता है ना, तब जाके कोई काम करता है। अभी भी कोरोना वाला वीडियो कोई बनेगा तो नीचे आ जाएगा WHO, हमने वो बनाया तो उस पर WHO का आगे लिखा था।
समझे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा संगठन है जो विश्व के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है और स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत होता है, चाहे कोई दवा हुआ, तो सब यह क्या करते हैं, उसको सुविधा प्रदान करता है किसी भी देश को। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को याद रखिएगा। ठीक है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक देश का नाम है, ठीक है, जो धरती का स्वर्ग कहलाता है, बहुत सुंदर देश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी कहलाता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। स्विट्जरलैंड में जेनेवा है। ठीक है, जेनेवा समझौता कब हुआ था बताइए तो? 1866। बड़े पीछे बताइए। 1954। जेनेवा समझौता भूल गया, सब ऑब्जेक्टिव पूरा याद कीजिए, मारेंगे बस। ठीक है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ना, 1946 में हनोई समझौता, मार्च 1946 में। ठीक है, और जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। WHO का मुख्यालय जेनेवा में, 7 किलोमीटर। ठीक है, 1948 में उसका स्थापना हुआ। विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। इसके कितने सदस्य देश है? 100 कितना था? 195 196 तो दुनिया में देश है। ठीक है, 1995 में इसका स्थापना हुआ था। 164 के आसपास देश इसके सदस्य हैं। इसमें 164 बहुत सारे देश, 164 देश WTO के सदस्य हैं। ठीक है, इसका भी सदस्य बहुत सारा देश है। चलिए अगला देखिए, और बायोलॉजी में कुछ लिखाया है। ठीक है, पहले समावेशी विकास ठीक है। समावेशी विकास किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, याद रखिएगा, कौन ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इससे क्या मतलब है? समावेशी विकास का मतलब है विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों का विकास होता रहे तथा कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे, उसे क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम में आपको सेम इसी तरह लिख देना है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा कोई भी वर्ग इससे अछूता न रहे, उसे समावेशी विकास कहते हैं। ओके, आगे पूछेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देश में चलती है, बहुत सारे राष्ट्रों में चलती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कोका कोला, ठीक है, एयरटेल, और भी बहुत सारा है। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दो आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए फैलोपियन नलिका इस युग में, ठीक है, होती है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका में शुक्राणु जब प्रवेश कर जाता है, ठीक है, शुक्राणु एक तरह का लिक्विड है, तो यह जब प्रवेश कर जाता है तो उसकी गति कितनी होती है? 100 माइक्रोन प्रति मिनट। ठीक है, कितनी? 100 माइक्रोन प्रति मिनट। उसके बाद में शुक्राणु की वजह से ही कोई शिशु जन्म लेता है, पता है आपको? अर्धाणु और शुक्राणु मिलकर क्या बनाता है? युग्मक। ठीक है, इसी फैलोपियन नली में मिल जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है, युग्मक बना देता है। क्या बनाता है? युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने से क्या बनता है? निषेचन। तो उसके मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, जिससे युग्मनज बनता है। युग्मक तो उसको कहते हैं, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, इसको कहेंगे युग्मनज। ठीक है, दोनों के मिलने से जो बनता है ना, उसे क्या कहते हैं? युग्मनज बनता है। और यही युग्मनज, युग्म जोड़ अंडज, ठीक है, युग्मनज मतलब कि युग्मक जो मिल गया है, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, और यहाँ से फैलोपियन नलिका से धीरे धीरे गर्भाशय में उतर आता है यहाँ पे। ठीक है, गर्भाशय शुरू में एकदम 100 ग्राम का रहता है, पतला छोटा सा। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, 3 हार्मोन निकलता है स्त्रियों के शरीर से। ठीक है, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये सब जो हार्मोन है ना, इसके दीवार को मोटा कर देता है, गर्भधारण लायक बना देता है, जो 20 वर्ष 21 वर्ष 22 वर्ष एज रहता है स्त्रियों का। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ह्यूमन, और यहाँ पर शिशु का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो पूछेगा कि फैलोपियन ट्यूब में या फैलोपियन नलिका में शुक्राणु की गति कितनी होती है? तो 100 माइक्रोन प्रति मिनट। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पूछेगा, तो 6CO2 + 12H2O, इसको सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलेगा, तो C6H12O6 + 6O2 यानी 100 ऑक्सीजन के अणु और +6H2O और 100 जल के अणु बन जाएंगे। ठीक है, H2O का सूत्र
जल का सूत्र क्या है H2O, ऑक्सीजन का सूत्र O2 और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का भी सूत्र है, कार्बोहाइड्रेट का भी सूत्र पूछेगा तो ये, ठीक है, क्या बता रहे हैं कि रंध्र किसे कहते हैं? पतियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र का कार्य वायुमंडल और पतियों के बीच गैस तथा जल वाष्प का आदान प्रदान करना है, करना होगा। रंध्र का कार्य पतियों तथा वायुमंडल के बीच जल वाष्प तथा गैस का आदान प्रदान करना है। पतियों के माध्यम से ये ऑक्सीजन निकल जाता है, वायुमंडल में मिल जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो जो पाता होता है ना, कोई भी पतिया हुई, इस और कल्पना बना लेते हैं। इसके ऊपर जो हरा हरा कलर का दिखता है, पति का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। जो मोटा मोटा गुद्दा टाइप का दिख रहा है, इसी को कहते हैं एपिडर्मिस, बाहरी त्वचा, ठीक है। इस एपिडर्मिस पर बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, इसे दाना दाना, जैसे हम लोग के रुआ में इसमें छिद्र है, सब जितना भी रुआ है ना, सब में छिद्र है, पसीना उसी के माध्यम से निकलता है। तो उसी तरह इसमें भी छिद्र होता है, सूरज का प्रकाश ले लेता है और बंद हो जाता है, सब छिद्र बंद हो जाता है। उसके बाद में पतियों में खाना बनना शुरू हो जाता है। पूछेगा जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक में दो अंतर बताइए, बता सकते हैं? जाइलम ऊतक पेड़ पौधों के जड़ से जल तथा खनिज लवण को ऊपर पतियों तक ले जाता है, जबकि फ्लोएम ऊतक पेड़ पौधों में पतियों में निर्मित भोजन को पेड़ पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। जाइलम ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है, जबकि फ्लोएम ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। दो अंतर हो गया। और क्या बता सकते हैं, अंतर बताइए। इसीलिए कहते हैं बायोलॉजी पढ़िए, बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है, जरूरी है। चलिए देखिए, पता कि ओजोन में O2 के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के 3 परमाणु। कोशीय स्तर किसे कहते हैं? तो आहार श्रृंखला के स्तर को कोशीय स्तर कहते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ये प्रथम कोशीय स्तर है। शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक माने मेन उपभोक्ता। हरे घास फूस पेड़ पौधों के उत्पाद को कौन खाता है? शाकाहारी जीव जंतु, ठीक है। अच्छा, इसको द्वितीय कोशीय स्तर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में मांसाहारी जंतु को तृतीय कोशीय स्तर कहते हैं। और उच्च श्रेणी के जीव जो इसको भी खा जाता है, पेड़ को मार के खा गया, बाघ को मार के खा गया, तो उसे क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहेंगे? चतुर्थ उपभोक्ता, चतुर्थ कोशीय स्तर, ठीक है। चलिए लास्ट, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। याद रहेगा, एकदम याद रखना है। पूछेगा मानव शरीर के कोशिकाओं में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम्स पाई जाती है? तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाई जाती है, जिनमें से 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स, 22 जोड़ी यानी 44 को क्रोमोसोम्स एक ही समान होते हैं, और जो एक ही समान क्रोमोसोम्स रहते हैं उसे ऑटोसोम कहते हैं। 22 जोड़ी एक समान क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। शेष एक जोड़ी यानी 2 क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। लिंग निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम्स की संख्या 2 है, ठीक है। लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक X तथा एक Y, ठीक है, X तथा Y। X क्रोमोसोम्स जो एक जोड़ी 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं, X ये स्त्री में पाए जाते हैं और XY क्रोमोसोम्स पुरुष में पाए जाते हैं। जब निषेचन होता है, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु मिलता है, ठीक है, तो निषेचन के माध्यम से अगर Y गुणसूत्र X गुणसूत्र से मिल जाएगा, पुरुष का Y गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? XY गुणसूत्र, तो लड़का उत्पन्न होगा, ठीक है। और जब ये X गुणसूत्र पुरुष का जाके स्त्री के X गुणसूत्र के से मिल जाएगा, तब X क्रोमोसोम्स का जोड़ा बनेगा और स्त्री लड़की बनेगी, ठीक है। अब बताइए, लड़का उत्पन्न हो या लड़की उत्पन्न हो, इसके लिए दोषी कौन है? पुरुष ही जिम्मेवार है, क्योंकि पुरुष के पास ही XY क्रोमोसोम्स पाया जाता है, स्त्री के पास तो खाली X क्रोमोसोम्स है, ठीक है। जबकि लोग स्त्री को दोषी मानते हैं, स्त्री को मारता पीटता है, गाली देता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं मानते, ये सब गलत बात है। अच्छा, क्रोमोसोम्स कैसा होता है? तो लंबा और छड़ के आकार का होता है, ठीक है। अनुवांशिकी किसे कहते हैं या जेनेटिक्स किसे कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। जीन से संबंधित शब्द है जेनेटिक्स।
तो विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत जीवों के अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब जहाँ जहाँ वाला स्टूडेंट है सब पढ़ लेगा, देख लेगा अपना। ठीक है, अब लोग जा लीजिए, जल्दी से लिखिए। ठीक है।